हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। यहाँ पर हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम इस लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनके एक्सेप्शनल केसेस के बारे में, ये ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। तो बच्चों, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। बट बच्चों, जब ये आपके इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। तो बच्चों, इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जो आपके गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बनते हैं बच्चों, इनको बोला जाता है आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। मोस्टली आयनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, जो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल के रिएक्शन से आपस में बनते हैं, वो सारे के सारे आपको आयनिक कंपाउंड होते हैं। और उन्हीं को बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। तो बच्चों, क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, जो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एंड इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर जो आपके कंपाउंड बनेंगे, वो होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड्स formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal are known as ionic कंपाउंड्स। और बच्चों, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। बच्चों, बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आपका क्या हो गया बच्चों, कैटायन, वो बच्चों क्या करता है आपका, और एक आपको होता है एनायन। तो बच्चों, कैटायन आपका पॉजिटिव, एनायन आपका नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो कंपाउंड बनते हैं, उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन बच्चों, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है और आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, हमको ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी, हमको कुल 3 या 4 प्रॉपर्टीज बच्चों इससे रिलेटेड पढ़नी है। जैसे कि जो आपकी पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो हो जाएगा इनका फिजिकल नेचर। ये आपके सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों। तो पहला इनका हो जाएगा फिजिकल नेचर। तो बच्चे, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो मोस्टली आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं और काफ़ी रिजिड होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, आयोनिक कंपाउंड are solids and are hard
बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction between the positive and नेगेटिव आयंस। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्या होते हैं आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड होते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे बच्चों आपका NaCl जो आप घरों में नमक यूज़ करते हो वो आपका क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आप उसको प्रेशर अप्लाई करोगे, उसको पीसना चाहोगे तो आप उसको ईजिली स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकते हो। These compounds break into pieces when pressure applied। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका फिजिकल नेचर। अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो चलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है जिस पे आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू कर दे, पिघलना शुरू कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पे आपको बॉयल होना शुरू कर दे। तो बच्चों जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हाई क्यों होगा वो भी हमको पता है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्यों होता है ये, बिकॉज of the strong force of attraction। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों अगर आपको इनको मेल्ट करना है, ब्रेक करना है, तो आपको ये अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अ considerable amount of energy is required to break the inter-ionic force of अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रीजन हो गया। तो बच्चों जिसमें हमने वर्ड यूज़ किया है इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बच्चों ये इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये आपके जो आयनिक कंपाउंड्स के आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है उनका इंटरनली, जैसे सोडियम आपका क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्लोरीन किसी और सोडियम को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। चलिए बच्चों इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो जो है आपका सॉलिबिलिटी
तो बच्चों जैसा कि आपको पता है आयनिक जो सॉलिड होते हैं आपके, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो जनरली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। आपका NaCl हुआ या आप KCl हुआ, ठीक है, या MgOH ट्वाइस हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सारे के सारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और बच्चों आयनिक कंपाउंड्स आर generally soluble in water and insoluble in solvent। लेकिन बच्चों कुछ जगह ये आपके सॉल्युबल नहीं होते। कहाँ कहाँ सॉल्युबल नहीं होते बच्चों ये आपके, तो उसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आपका केरोसिन ऑयल में ये आपके सॉल्युबल नहीं होते, केरोसिन में नहीं होते बच्चों, पेट्रोल में नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें ये आपके सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी 3 प्रॉपर्टीज़, एक था फिजिकल नेचर, एक था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। बच्चों इसकी जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इसकी कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आयनिक कंपाउंड आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्या इनके थ्रू करंट को पास किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जैसा कि आपको पता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी होती है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस। अगर आपके आयंस फ्लो हो रहे हैं, अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो किसी भी सिस्टम में आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सकता है। तो जैसा कि बच्चों हमको पता है आयनिक कंपाउंड में आपके पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बट बच्चों यहाँ पे एक केस है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी सिर्फ मॉल्टन स्टेट या सॉल्यूशन में ही कंडक्ट हो सकती है। बिकॉज हमको पता है सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप इनको किसी सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे आपने वाटर के अंदर NaCl को डिजोल्व कर दिया, तो NaCl आपका Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों वहाँ पे चार्ज क्रिएट होंगे और फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through a solution involves the movement of charged particles। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका कि कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी, जब आपके चार्ज पार्टिकल फ्लो करना शुरू करेंगे। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। A solution of ionic compound in water, ठीक है बच्चों, वाटर को एज ए सॉल्वेंट हम लेते हैं, कंटेन आयंस। ठीक है बच्चों, अगर वाटर में जैसे आपने NaCl को डिजोल्व किया तो क्या होगा, वहां पे तो आयंस प्रेजेंट होंगे ना। ठीक है, आयंस विच मूव टू द opposite electrode when electricity is passed through the solution।
इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है जैसा कि मान लो मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया या मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर कनेक्ट किए, तो जैसे ही मेरे सॉल्यूशन के अंदर आयन जनरेट होंगे तो पॉजिटिव जो आयन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो आपका नेगेटिव आयन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। तो बच्चों जैसे ही आपका चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, इसका मतलब आपका वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाएगा और आयनिक सॉल्यूशन आपके या आयनिक कंपाउंड आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन बच्चों ये तभी होगा जब आपके कंपाउंड्स सॉल्यूशन यानी मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। इनका मतलब उनके पास चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर बात की जाए क्या सॉलिड फॉर्म में या अपने नेचुरल स्टेट में जहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होते वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो बच्चों नहीं, ये आपके कभी भी अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो इसको भी लिख देते हैं। ionic compounds in the solid state do not conduct इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करते बच्चों? बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस in the solid is not possible। ठीक है बच्चों, इतना ही करते, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state and solution and in the solution the solution phase। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। एंड आयनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, कैसे आपके आयनिक कंपाउंड बनते हैं, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके आपका कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर को बच्चों ख़त्म करते हैं। आज हमने पढ़ा आपका कैसे मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, कैसे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, कैसे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।